नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर संसार एक पुस्तक है। तो हमने लास्ट सेशन में इस पाठ में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी, काफी सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। और जैसे कि आपको पता है कि ये पाठ है एक पत्र है जो कि लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा जी को, जो कि मसूरी के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उनकी बच्ची जो है बड़ी हो रही थी, तो वो चाहते थे कि उनकी बच्ची जो है स्कूल में रहते रहते अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इस संसार को, इस विश्व को, हमारे देश के इतिहास को, विश्व के इतिहास को, धरती को जाने। क्योंकि यहाँ पर जब अगर हमें इंसान को अगर धरती पर रहना है, जब तक वो सारी चीज़ों को नहीं समझेगा, सभी चीज़ों के महत्व को नहीं समझेगा, तो फिर वो इनके साथ एक तरह से न्याय भी नहीं कर सकता। यानी कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता होगी तभी हम उसको अच्छे से उसकी केयर कर पाएँगे या उसको अच्छे से उसको रख पाएँगे। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सारी चीज़ें जाने, तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब हम घर पर साथ होते हैं, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती हो और मैं सबके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम स्कूल में हो, तो मैं तुम्हें ये छोटी-छोटी जो देश की, दुनिया की, भारत के इतिहास की, पृथ्वी के इतिहास की छोटी-छोटी कहानियों के रूप में मैं ये तुम्हें भेजता रहूँगा और तुम्हें तुम्हें इन्हें रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ तुम इन्हें पढ़ोगे और तुम्हें अपनी बुक से, उपन्यासों से, किसी कहानी से ज़्यादा मज़ा आएगा इनको पढ़ने में, ज़्यादा आनंद आएगा इनको जानने में। तो ये सारे पत्र उन्होंने इंग्लिश में लिखे थे और उनका हिंदी अनुवाद जो है प्रेमचंद्र जी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये चैप्टर दिया गया है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास की हर एक चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हर एक चीज हमें कुछ न कुछ बताती है, बस जरूरत है कि हम उसको समझें, हम उसको फील करें। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों के प्रति विचार भी कैसे बनाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उनके प्रति विचार बना लेते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझते हैं तो फिर हमारा जो नजरिया होता है उनके प्रति वो चेंज हो जाता है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए काफी हद तक हमने लास्ट सेशन पर में यहाँ पर पढ़ लिया था, इस बुक में पढ़ लिया था यहाँ पर कि क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखिए जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें अभी-अभी रिवाइज कर दी हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। तो जब वो क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है और वो क्या करते हैं अक्सर जो है प्रश्न पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? इसीलिए तो यहाँ पर इंदिरा जी भी जब छोटी थी तो वो बहुत सारे सवाल करती थी अपने पिताजी से। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें बच्चे को कभी भी झिटकना नहीं चाहिए या रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, खास तौर पर सवाल पूछने से। क्योंकि इससे बच्चों का जो माइंड है वो डेवलप होता है, बच्चों के अंदर जो चीज़ों के प्रति ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी बेटी को जो है सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पत्र उन्होंने दिए, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया और उन छोटे-बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, उन सब की ये कथाएँ मैं तुम्हें लिखा करूँ और उनके इतिहास के बारे में तुम्हें बताऊँ। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस दुनिया का हाल जानने का अगर तुम्हें शौक है, तुम्हें सब देशों की, सब जातियों को जानना होगा।
क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि देखिए जो हमारा भारत है, जैसे मैंने अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो अभी तो आप क्लास 6 में ही हैं, अभी आप क्लास 7th में, 8th में, 9th में जब जाएँगे, तो वहाँ पर जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे 10th 9th 10th में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे देश में, हमारे भारत में जो है किस तरह से जगह-जगह से लोग आए, विभिन्न प्रजातियाँ आई और इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया की जातियों के बारे में जानना होगा और वो कहते हैं कि केवल इसका नहीं कि जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ पे वो फिर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं कि इन इन सभी इतिहासों को, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो तुम एक तरह से इन्हें मोटी-मोटी किताबों में पढ़ोगी। यानी कि ये जो दुनिया है और दुनिया के जितने भी लोग हैं, इनका हाल जो है, तुम मोटी-मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो ये वो चीज़ कहते हैं यहाँ पर और फिर वो यहाँ पर धरती के बारे में बताते हैं, इस पृथ्वी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में यहाँ पर कि जो हमारी पृथ्वी है, ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और किस तरह से ये बनी, किस तरह से इसमें जो है प्राणी आए, मनुष्य आए और जीव-जंतु आए, तो ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको खुद से यहाँ पर बताया था कि जो हमारी पृथ्वी थी, देखिए उसमें गैसीय बहुत सारी गैसों का एक तरह से एक साथ जब इकट्ठा हुई तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से क्या हुआ कि जो आग का गोला था, वो एक आग के गोले के रूप में जो है चारों तरफ जो है ये फैल गई और धीरे धीरे फिर ये सारी चीजें जो है ठंडी होती गई, ये सब ठंडे होते गए और उसमें क्या हुआ, क्योंकि नीचे तो उसमें गर्मी थी ही और केवल ऊपर से वो ठंडा हो रहा था, तो जिससे क्या हुआ कि वाष्प बनने लगी उसमें और जब वाष्प बनने लगी तो वाष्प बनने से क्या हुआ, एक टाइम के बाद उसमें वर्षा शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई और काफी टाइम तक, जितने करोड़ों वर्षों तक जो है वहां पर बारिश हुई और पूरी धरती पर जो है पानी पानी हो गया और वो एक ऐसा टाइम था जब धरती पर कोई भी सजीव नहीं था, कोई भी सजीव यानी कि कोई भी ऐसी जानदार चीज नहीं थी जिसमें कुछ जान हो, जो चल सके, जो बोल सके, जो खा सके, जो हिल डुल सके, जो वृद्धि कर सके, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो शुरुआत देखिए किससे हुई, शुरुआत जब हुई इन सब चीजों की तो वो माइक्रोब्स से हुई। माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे जो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से यानी कि ऐसे ही सामने से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। और वो कहते हैं कि ये सारी चीजें कैसे पता चली, ये सारी चीजें पता चली जिससे कि जब जो वैज्ञानिक थे, जो विज्ञानी थे और एक तरह से जो लोगों के बारे में रिसर्च करते थे, जो खोज करता थे, तो जितने भी विज्ञानी हैं, विज्ञान जानने वाले जो विद्वान हैं, तो इन सभी ने क्या किया, इस विषय पर खूब सोचा, बहुत ज्यादा सोचा और सोच कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और देखिए जैसे मैंने कहा ना कि किसी चीज पर जब हम विचार करते हैं, विचार करके फिर हम बहुत ज्यादा उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है और उससे हमारा क्या होता है, फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छे से क्लियर कर सके, समझ सके, तो उस पर हम फिर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पर हुई और देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इसमें सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रोब्स थे वो आने शुरू हो गए और वो कहते हैं कि अगर हम
पुराने समय की, जो पुराना टाइम था, जो विलुप्त हो चुकी चीजें हैं, पुराने समय की किताबें पढ़ें और पहाड़, उन पुराने जो पहाड़ हैं, जानवर हैं, उनकी पुरानी हड्डियों को अगर हम गौर से देखें तो हम खुद ही जान जाएंगे कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा, और इससे हम खुद ही जान जाएंगे कि जरूर ऐसा रहा होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, यानी कि इन सब चीजों को कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। अब हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास की किताबें हैं उनमें ये सब चीजें तुम पढ़ सकती हो, लेकिन देखिए एक जो जरूरी बात है, उन्होंने कहा लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। अब देखिए, जब साफ साफ कह दिया कि उस टाइम पे तो आदमी यानी कि कोई भी जानदार चीज ही इस दुनिया में नहीं थी, तो इन किताबों को कौन लिखता, यानी कि इन किताबों को किसने लिखा, कौन लिखता इन किताबों को, उस जमाने की बातें हमें कैसे मालूम हो, यानी कि उस जमाने के बारे में हम कैसे जाने, उस जमाने की बातें हमें कैसे पता चले। तो वो कहते हैं कि यह तो हो नहीं सकता। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान जो है बैठे बैठे एक बात सोच निकाले और फिर कहानी बना दे। ठीक है, तो ऐसे तो दुनिया का हर व्यक्ति जो है क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, जो अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन से क्या करेगा, बातें बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात को सोच निकालें, खोज निकालें कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वो कहते हैं बड़े मजे की बात है कि बड़े मजे की बात होती, क्योंकि यदि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। अगर सोचिए, अगर ऐसा होता कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाती, तो ये तो बड़ी ही सुंदर बात होती। इससे तो हम बहुत सारी जो परियों की कहानियां हैं वो गढ़ लेते, वो बना लेते। वो कहते हैं लेकिन जो कहानी बिना किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है, यानी कि बिना किसी आधार के कोई कहानी जो अगर गढ़ ली जाए तो वो ठीक कैसे हो सकती है, वो कहानी सही कैसे हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी कि किसी किताब से। अब देखिए, ये यहाँ से आपके चैप्टर का मेन जो एक तरह से नाम है वो सिद्ध होता है कि आखिर हमें क्यों कहा है इस पाठ में कि संसार एक पुस्तक है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमने बैठ के सोच के विचार किया और ये तुरंत पूरी कहानी गढ़ ली, और अब ऐसा भी नहीं है कि उस टाइम पे लोग थे कि किसी ने इसको बुक में लिखा है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, इन सब बातों का हमें कैसे ज्ञान हुआ? तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें पुराने जमाने की किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ऐसा है इस पृथ्वी पर जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी की किसी किताब से। और वो चीजें क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना की किसी किताब से। तो वो क्या है, वो है ये पहाड़, ये समुद्र, ये सितारे, ये नदियां, ये जंगल, ये जानवरों की पुरानी हड्डियां, और इसी तरह की कितनी और चीजें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि केवल दूसरों की लिखी हुई किताब को पढ़ लें। अगर आपको किसी किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी की बुक पढ़ी और आप उसके जानकार हो गए। कोई भी चीज जो है, जब तक आप स्वयं उस पर रिसर्च नहीं करते, स्वयं आप उसको सोचते नहीं हैं, स्वयं आप उस पर विचार नहीं करते, समझते नहीं हैं, तब तक जो है आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी। कोई भी चीज आपके लिए
एक तरह से महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। बल्कि देखिए, अगर आपको संसार का हाल जानना है, अगर आपको विश्व का इतिहास जानना है, अगर आपको संसार के बारे में जानना है, पृथ्वी के बारे में जानना है, धरती के बारे में जानना है, तो आपको किसी की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि केवल आप किसी की पुस्तक पढ़कर ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा इस संसार रूपी पुस्तक को। इस संसार रूपी पुस्तक को आपने पढ़ना है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये पहाड़ हैं, ये समुद्र हैं, ये सितारे हैं, ये नदियां हैं, ये जंगल हैं, और ये जानवरों की पुरानी हड्डियां। अब देखिए, जानवरों की पुरानी हड्डियों को ही केवल अगर ना लेकर चले, हम देखिए जिस तरह से हमने बहुत सारी अलग अलग खुदाइयां की, जो हड़प्पा की खुदाई जो की, और उसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इस तरह से जो अलग अलग ये सभ्यताएं हमें पता चली, ये खोज से ही पता चली। देखिए, अगर हम खोज नहीं करते, अगर हम रिसर्च नहीं करते, और देखिए जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो बड़े बड़े महानगर मिलते हैं, और उसके बाद भी इसमें बताया गया है कि अगर और खुदाई शायद जारी रहती, क्योंकि अब तो समय काफी बदल गया है, लगभग 100 वर्ष लगभग हो चुके हैं, तो अगर खुदाई अगर जारी रखी जाती, तो शायद ये एक बहुत बड़ी पट्टी मिलती इसकी, और भी बहुत बड़े बड़े नगर मिलते, और भी अच्छी जो है सुविधाओं वाले एक तरह से व्यवस्थित जो है उस टाइम की नगर सभ्यता मिलती। तो ये सब चीजें कैसे जानी, ये सब चीजें जानी हमने खोज करके। तो हमें किसने बताया ये सब? यह हमें बताया हमारी खोज ने, हमारी रिसर्च ने। तो अब अगर आपको दुनिया को जानना है, अगर आपको प्रकृति के नियमों को जानना है, अगर आपने प्रकृति से जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको इनको, जो संसार रूपी पुस्तक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो वो कहते हैं कि अगर आपको संसार को जानना है, अगर आपको इस पृथ्वी को जानना है, अगर आपको इस धरती के बारे में जानना है, तो आपको इसको खुद से समझना होगा। आपको इसको क्या करना होगा? आपको इसको अपने आप से समझना होगा, अपने आप से इसके बारे में सोचना होगा, अपने आप से इसके बारे में प्रश्न और उत्तर अपने आप से खोजने होंगे। तो वो कहते हैं, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल सीख जाओगी। यदि तुम पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ोगी, समझोगी, तो थोड़े ही दिन में तुम उनका हाल सीख जाओगी। तो वो कहते हैं, सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। आपने देखा होगा ना, पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं, रोड के किनारे पड़े रहते हैं, या पहाड़ के नीचे भी पत्थर पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि शायद यही संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। यानी कि ये छोटा सा पत्थर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपको इस धरती के बारे में जानना है, तो आपको इस धरती की नदियां, इसके पहाड़, इसके पत्थर, इसके पेड़ पौधे, इसके पानी को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो देखिए, वो कहते हैं कि एक छोटा सा पत्थर जो है, वो तुम्हें संसार के एक छोटे से पृष्ठ के समान, एक छोटे से पन्ने के समान हो सकता है आपके लिए। और वो कहते हैं कि शायद तुम्हें उससे ही कोई नई बात पता चल जाए, नई बात मालूम हो जाए, और कि तुम्हें शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। यानी कि शर्त यही है कि तुम्हें किसी चीज को धैर्य पूर्वक समझना आता हो, किसी चीज को धैर्य पूर्वक पढ़ना आता हो। तो ये तुम्हारे लिए सबसे मेन है। और देखिए, आगे अब कैसे बताएंगे वो, कि कैसे हम एक पत्थर से इस पृथ्वी को समझ सकते हैं। अब देखिए, जबान की बात यहाँ पर कर रखी है कि जबान तो चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, इंग्लिश अगर तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अंग्रेज तो नहीं बन पाएंगे एक दिन में। आपको सबसे पहले लेटर्स को पढ़ना होगा, यानी कि आपको ABCD से शुरुआत करनी होगी। अगर तुम्हें हिंदी सीखनी है, आप सबसे पहले स्कूल जाते हैं, देखिए आपको डायरेक्ट वहां पर आपका नाम लिखना नहीं सिखाते, या डायरेक्ट आपसे कोई भी कहानी लिखने या पढ़ने के लिए नहीं कहते। सबसे पहले आपको भाषा सिखाने के लिए भाषा के वर्णों को सिखाया जाता है, अक्षरों को सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्यों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। तो देखिए वो यहाँ पर बताते हैं कि जबान चाहे कोई भी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो उसको सीखने के लिए तुम्हें पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। और इसी तरह से अगर तुम्हें प्रकृति को जानना है, अगर तुम्हें इस धरती के बारे में जानना है, अगर तुम्हें इस संसार के बारे में जानना है, तो इस संसार के अक्षरों को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो नदी, तालाब, झरने, पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? इस धरती के अक्षर हैं। अगर तुम एक एक करके इनको ध्यान से पढ़ोगे तो तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों और किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, यानी कि शायद तुम अब भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है। आपने देखा होगा कि जो नदी में पत्थर होते हैं, ठीक है ना, जो नदी में, नदी के अंदर जब पत्थर होते हैं वो हमेशा गोल होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, नदी किस किस ने देखी है? नदी किस किस ने देखी है? मुझे लगता है जो भी बच्चे पहाड़ों पर रहते हैं तो उन सभी ने नदी देखी होगी और नहाने भी गए होंगे नदी में, मुझे पता है सारे बच्चे। तो नदी, हाथ नीचे कर लीजिए, वेरी गुड। देखिए इस तरह से अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन काफी सारे स्कूल और बच्चे ऐसे हैं कि वो ध्यान एक तरह से पढ़ रहे होते हैं लेकिन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो देखिए नदी में कभी आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा, कभी ध्यान इस तरह का नहीं दिया, तो आप जाएंगे और देखेंगे उसका एक पत्थर उठाकर देखेंगे तो वो हमेशा आपको बिल्कुल गोल और साफ सुथरा चमकता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल कोई भी ऐसी उसमें चीज नहीं है, वो साफ सुथरा गोल है और चमकता हुआ है। अब देखिए, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? यानी कि वो तुमसे कुछ नहीं कहता? वो तुम्हें बहुत कुछ कहता है। जैसे कि वो ऐसे कैसे गोल और चमकीला कैसे हो गया? उसके जो किनारे थे, क्योंकि वो टूटकर ही तो इतना छोटा हुआ होगा, है ना? किसी चीज का पार्ट रहा होगा, किसी बड़े पत्थर का भाग रहा होगा और टूट टूट कर वो छोटा हुआ होगा। तो लेकिन वो गोल और चमकीला कैसे हो गया? इतना सुंदर गोल कैसे हो गया? शेप में कैसे आ गया? चमकीला कैसे हो गया? तो उसके खुरदुरे जो किनारे थे, जो कटे फटे टूटे फूटे किनारे थे, उनका क्या हुआ? और क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी चट्टान को तोड़ते हो, जब किसी बड़े पत्थर को आप तोड़ते हो, तो जो भी टुकड़ा निकलेगा वो हमेशा खुरदुरा होगा, नुकीला होगा। लेकिन ये कैसे इतना ज्यादा चमकीला और गोल हो गया? तो इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि देखिए, अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी आंखें देखें और तुम्हारे कान सुने तो वो अपनी एक कहानी कह रहा है और तुम उसकी कहानी को उसी की जुबान से सुन सकती हो। वो कहता है, वो तुमसे कहता है कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, एक टाइम ऐसा था कि वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था, क्योंकि जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा एक तरह से उथल पुथल मच रही थी तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो टूट रही थी और उससे, उसके टूटने से क्या हो रहा था? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हो रहे थे। और वो कहते हैं कि ठीक उसी तरह का टुकड़ा
जैसे कि उसमें किनारे और कोने थे, ठीक है, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। ऐसा टुकड़ा में था जैसे तुम किसी बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। और वो कहते हैं कि वह शायद किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी कि काफी टाइम तक वो टुकड़ा फिर किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, किसी पहाड़ के जड़ पर पड़ा रहा, किसी पहाड़ की जो एक तरह से कोने होते हैं उनमें पड़ा रहा। लेकिन वो कहते हैं तब आया पानी, और तब ऊपर से क्या आया, पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटियों तक ले गया। ऊपर से पानी आया, और पानी कैसे आता है, जब ऊपर से पानी गिरता है तो कैसे होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही तेज फ्लो होता है उसका। तो उतनी तेजी से उसके ऊपर पानी पड़ा और वो उसको बहाता हुआ छोटी छोटी घाटी तक ले गया, यानी कि धीरे 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 बहाता हुआ वो उसे आगे ले गया। और वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। आपने देखा होगा ना, पहाड़ों में गधेरे बहुत होते हैं, और वो गधेरे जो है बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा भर जाते हैं। अच्छा, किस किसने देखे हैं गधेरे जो बरसात के टाइम पे जिनमें पानी भर जाता है? गर्मियों में बहुत कम पानी होता है, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है जितने भी जंगल होते हैं, ठीक है, जंगलों से वो पानी आता है, पहाड़ों से वो पानी आता है। तो ऐसे ही एक पहाड़ी नाला, उसको कहते हैं पहाड़ी नाला, और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं गधेरा, ठीक है। तो गधेरे में पहाड़ी नाले ने उसको क्या किया, आप देखिए चट्टान से पत्थर आया और पहाड़ी नाले ने क्या किया, उसको बरसात में ढकेल ढकेल कर, जब नाला आता है, जब गधेरा आता है या नदी आती है, तो देखा होगा आपने कि वो अपने साथ कितना सारा कचरा, कूड़ कबाड़ा, पत्थर, लकड़ी, सब कुछ वो बहा कर लाती है। तो एक नाले ने उसे ढकेल कर एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। दरिया यानी कि एक छोटी सी नदी में पहुंचा दिया। अब इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंच गया, ठीक है। अब वो छोटे से दरिया से बहता बहता फिर जो बड़ी नदी है उसमें पहुंच गया। और देखिए इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, और इस बीच जो है दरिया की जो एक तरह से सरफेस था नीचे, उस पर वो क्या होता रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़क लुढ़क कर, लुढ़क लुढ़क कर, लुढ़क लुढ़क कर वो आगे बढ़ता रहा। अब देखिए जो उसके शार्प कोने थे, जो उसके बिल्कुल एकदम नुकीले धारदार जो कोने बने हुए थे पत्थर के, वो क्या हुए, वो बहुत ज्यादा जो है लुढ़कते हुए आते आते वो चारों तरफ से घिस गए। और एक टाइम जो है ऐसा आया कि उसके किनारे जो है घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह से वो अब कंकड़ बनकर तुम्हारे सामने आ गया। देखिए एक बड़ा पत्थर था, उसके टुकड़े हुए और फिर धीरे से वो बड़े एक दरिये में आया, और उससे एक बड़ी नदी में आया, बड़े दरिये में आया, और वहां से लुढ़कता लुढ़कता वो एक तरह से बढ़िया बड़े दरिये में आया। और फिर इस तरह से उसके जो एक तरह से किनारे थे वो बिल्कुल नुकीले और चमकदार हो गए। और देखिए अब वो क्या बन गया, कंकड़ बन गया। अब क्या बन गया वो, कंकड़, यानी कि एक पत्थर के बाद क्या होता है, कंकड़ होता है, छोटे पत्थर को कहते हैं ना कंकड़। तो कंकड़ बन गया, और जो कि तुम्हारे सामने है। और किसी वजह से उसे दरिया ने छोड़ दिया, यानी कि शायद वो एक किनारे हो गया होगा, शायद वो पानी के बहाव से दूर हो गया होगा, तो किसी कारण दरिया ने उसे छोड़ दिया। और तुम उसे पा गई, यानी कि तुमने उसे पा लिया। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कितने सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह से एक पत्थर जो है उसकी क्या जर्नी है, उसका क्या एक जीवन क्या है उसका, ठीक है। और अब देखिए अगर जो दरिया है, अगर नदी जो है उसे धीरे 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 और आगे ले जाती, तो फिर वो क्या हो जाता, समुद्र में जाकर मिल जाता। आपने समुद्र के किनारे कभी पत्थर देखे हैं? नहीं,
किसी ने भी नहीं देखे, क्योंकि समुद्र के किनारे हमेशा क्या होती है, रेत होती है। समुद्र के किनारे की मिट्टी रेतीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उतनी दूर तक कोई पत्थर फिर पत्थर नहीं रह पाता, ठीक है ना। वो इतनी ऊंचाई से पहाड़ से गिरता हुआ सैकड़ों लाखों मील जो है चलता हुआ घिसता हुआ आगे बढ़ता है, और धीरे 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 उसका जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और वो बालू में बदल जाता है। और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं देखिए वो पीछे छूटते जाते हैं, और बालू जो है वो नदी के साथ बहती हुई बहती हुई बहती हुई बहती हुई समुद्र में पहुंच जाती है। इसीलिए जितने भी समुद्र के किनारे हैं वो सब रेतीले हैं, रेत से भरे हुए हैं। और जितने भी नदियां होती हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा पहाड़ों की जो नदी होती है, देखिए यहाँ पर हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और उत्तराखंड में बहुत सारी जो नदियां हैं वो पहाड़ों पर से निकलती हैं। और पहाड़ों की नदियां आपने देखी होगी, जैसे अगर हम गढ़वाल मंडल की तरफ चले जाएं तो वहां पे भी बहुत सारी नदियां हैं, और आपने देखा होगा जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे ना उन पत्थरों का साइज उतना बड़ा होगा। और फिर जैसे जैसे वो पहाड़ की घाटियों की तरफ जो है बढ़ते जाएंगे तो उनका आकार जो है छोटा छोटा होता जाएगा। और एक टाइम जब मैदानी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं, आपने देखा होगा कि जब गंगा जी को सुखाया जाता है साफ सफाई के लिए, तो वहां पर आप देखेंगे कि सारे पत्थरों का साइज लगभग एक जितना होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता। वो कहते हैं, और इस तरह से जो है पत्थर घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, और वो रेता या बालू में बदल जाते हैं, और एक जर्रा हो जाता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं। और वो कहते हैं अगर देखिए एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है। अब देखिए संसार एक पुस्तक है, क्यों कहा है कि अगर एक छोटा सा रोड़ा, एक छोटा सा पत्थर जिसको आप सड़क पर लात मारते हुए चलते हैं, वो छोटा सा जो पत्थर है वो इतनी बड़ी बातें बता सकता है, तो जो यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के जो दूसरी चीजें हैं, जो चारों तरफ हमारे है, वो कितनी बातें हमें मालूम उनसे हो सकती है, कितनी चीजें हमें उनसे पता चल सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है, हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में समझाया गया है कि किस तरह से संसार जो है एक पुस्तक का काम करती है, संसार एक पुस्तक की तरह हमारे लिए मूल्यवान है, और एक एक इसकी हर वस्तु जो है हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ बताती है। तो जैसे ये देखिए आप देख सकते हैं लेखक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो लेखक के बारे में मैंने बताया था कि ये पाठ लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 नवासी, और जो मृत्यु है वो 27 मई 1964, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, तभी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। और ये सब बातें उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो उन्होंने उन्हें बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। तो अब तो आप बड़े हैं, देखिए 10 वर्ष यानी कि आपसे छोटी थी वो। और इन चिट्ठियों में बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, कैसे पहचाना। और ये चिट्ठियां बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी ने अपने बारे में बोलने बताने में विशेष नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता है। और ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक में संकलित है, जिसमें संसार एक पुस्तक है। पुस्तक का जो संभार है वो इसी से लिया गया है। और ये खास बात है कि पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद जो है हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो इस तरह से देखिए हमने लेखक के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, और साथ ही मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको समझाने का भी प्रयास किया है। और आज आपको जो भी पढ़ा है मैं आशा करती हूँ कि समझ आया होगा।
आपका होमवर्क है कि आप इस पाठ को घर पर एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में हम इसको एक बार फिर से समझेंगे और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।